अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 8 सितंबर जलसे के बाद 7 घंटों के लिए गायब रहने और 48 घंटों तक खामोशी इख्तियार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जैसे ही लबकुशाई की तो मालूम हुआ कि इस अरसे के दौरान उनके हवाले से होने वाली तमाम स्पेकुलेशंस और तज्जिए गलत साबित हो गए। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बजाय ये सॉफ्टवेयर मजीद वायरस ज़दा हो गया। गंडापुर ने कहा है कि मैं किसी के बाप का नौकर हूं न मज़ारा। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जिहाद है और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहा जाता है कि वो लोगों को उकसा रहे हैं। उनका फ़र्ज़ है लोगों को बताना, चाहे वो अमल करें या ना करें। कोई नाराज़ हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें, क्या मैं झूठ बोलूं, क्या मैं चापलूसी करूं आपकी। पुलिस को मुखातिब करते हुए गंडापुर ने कहा कि अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां भी अपडेट हो सकता है। गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान के पास उनको वफ्द भेजने दें, मुझे उनसे बात करने दें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं ऐलान करता हूं कि आपकी अपनी पॉलिसी है तो इसको अपने पास रखें। मैं बहैसियत सूबा खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द भेजकर मुलाकात करूंगा और उनके साथ बैठकर मसला हल करूंगा। गंडापुर की इन बातों से हालात मजीद संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि अली अमीन गंडापुर क्या वाकई ही बानी पीटीआई की ख्वाहिशात पर ऐसा कर रहे हैं? क्या कोई और खेल खेल रहे हैं? क्या वो बानी पीटीआई की तरह हॉकिश लाइन लेकर पीटीआई के हमायतियों को अपनी तरफ लाकर बानी पीटीआई को माइनस करने की किसी राह पर चल रहे हैं? अब मामला सिर्फ अली अमीन गंडापुर तक महदूद नहीं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जिस तरह खुलकर विफाक और इदारों के खिलाफ पीटीआई अरकान की जानिब से तकारीर की जा रही है, विफाक पर चढ़ाई के ऐलानात किए जा रहे हैं। एक अकाई का वजीर आला दूसरे सूबों में धावा बोलने की धमकियां दे रहा है। विफाक के दायरा कार में आने वाली खारिजा पॉलिसी को अपनी ख्वाहिश पर चलाने की धमकियां दे रहा है। जब सूबाई असेंबली में इदारों को ललकारा जा रहा हो, करारदादें मंजूर की जा रही हो, तो ऐसे में क्या विफाक को मजबूर नहीं किया जा रहा कि वो कोई बड़ा एक्शन ले? ऐसे में सवाल है कि विफाक के पास हालात की संगीनी से निमटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या गवर्नर राज ही वाहिद ऑप्शन रह गया है या मामलात अभी भी सियासी हिकमत अमली या इन हाउस तब्दीली से हल किए जा सकते हैं? इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ पैनल में है इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। यहाँ ये आपको बता दें कि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहिब की जानिब से इसे विफाक पर हमला करार दिया गया है। वज़ीर आला केपी के बयान को सवाल आप सभी के लिए। 8 सितंबर के खिताब का तसलसल, गंडापुर की ज़बान मजीद जहरीली, वज़ीर आला केपी और पीटीआई अरकान सूबाई असेंबली की इदारों के खिलाफ ललकार, क्या विफाक के पास गवर्नर राज ही वाहिद ऑप्शन है? इफ्तिखार साहब, सियासी इस्तेहकाम हम गुज़िश्ता 1.5-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं। फिर इलेक्शंस के ऊपर नज़र रही कि इलेक्शंस हो जाएं तो मामलात आगे बढ़ें, लेकिन मामलात बढ़ नहीं पा रहे। एक स्टेलमेट की पोजीशन से अब हम कहीं और आगे जा रहे हैं। जिस तरह के बयानात और खिताबात केपी से जिनकी आवाज़ है, विफाक के पास हल क्या है? देखिए, विफाक के पास एक ही हल था कि जो उन्होंने कल ऑफ़र की उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि बैठें और बैठ के बात करें, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरियत में यही होता है। ये कुछ सिविल वॉर नहीं शुरू हो गई कि दो फ्रीकैन अपने अपने झंडे उठा के अपनी अपनी बंदूकों पर इन्हिसार करके फ़ैसले करें। फैसला पार्लियामेंट में ही होना है। जितनी गिले हैं, जितने शिकवे हैं एक सियासी जमात को, उसका इजहार करने का एक ही रास्ता है। मुझे अफसोस है कि बातें हमारे पाकिस्तान के दानिशवरों ने सुनी और बर्दाश्त की और कौमी असेंबली के अरकान ने भी सुनी और बर्दाश्त की। पुरानी बात कर रहे हैं, वो अब तक उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं? जी, आप 2 साल अगर आपको आज का बयान जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने ये संज्ञानी में जो तकरीर की और आज जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए और जिस तरीके से आज उन्होंने अपने हक़ में नारे लगवाए एक असेंबली के अंदर, और जिस तरह की असेंबली की करारदाद कल आपने मेरे सामने पेश की और जो उसके अल्फाज थे, तो ये सारी चीज़ें एक तसलसल में हमें देखेंगे ना। हम सियासत में चीज़ों को अलग-अलग करके नहीं देख सकते। विफाक सर, फिर विफाक पे आ जाएं। आपने कहा वही था जो कर सकता था, मगर जो आगे से बयानात और आज तो अली जफर साहब ने भी जो बोला और वहाँ से जो मुतालबा थे वो वजीर आजम और वजीर दाखिला कोई एक इस्तीफा दे या फिर वो इलेक्शन की बात करते हैं। ये बात वो करने स्पीकर साहब ये कहने पे मजबूर हो गया कि मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं कुर्सी पे बैठूंगे ना, क्योंकि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। देखिए ना, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात पार्लियामेंट में होगी ना, पार्लियामेंट में मुतालबा कर सकते हैं कि ये आप इस्तीफ़ा दें। हाँ, लोग इस्तीफ़ों का मुतालबा करते रहे प्राइम मिनिस्टरों से, लोग इस्तीफ़ों का मुतालबा करते रहे
वज़ीर आला से, ये तो एक तो सियासी बात है, लेकिन वो उसकी जो धमकी दे रहे हैं कि लाहौर में फ़ैसला हो जाएगा, सारी धमकियों से मामला नहीं चलेगा। ये कितनी दफ़ा धरने दिए जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई थी, इसमें जमहूरी अंदाज से ये फ़ैसले हुए थे। उससे पहले एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के नताइज में ये तय हुआ था कि ये दो कौमें इकट्ठी अब नहीं रह सकती। लेकिन वो धरनों के ज़रिए तो नहीं हुआ था, वो थ्रेट के ज़रिए तो नहीं हुआ था, वो इस तरीके से तो नहीं हुआ था कि लोगों को उकसाया जाए कि एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। और यकीन करें, खुदा न खास्ता अगर उस वक़्त की क़यादत, मुसलमान क़यादत और हिंदू क़यादत लोगों को उकसा के उस स्टेज पे ले जाती जहाँ पे ये लोग ले जा रहे हैं, तो अल्लाह जाने दुनिया का बदतरीन कत्लेआम होता। हुआ, ठीक है, कत्लेआम यहाँ पे हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा बदतरीन कत्लेआम होता अगर क़यादत जो है वो जिम्मेदारी का सबूत न देती। वफाक ने जो हाथ बढ़ा दिया, गंडापुर साहब थामेंगे, पर वो कुछ और कह रहे हैं, ये ज़हन में। वो क्या कह रहे हैं, मुझे आप बताएं, क्या कह रहे हैं? यही वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी, उनका अपना तरीका। तो बाई पार्लियामेंट में रहते हुए पॉलिसियां बाहर से नहीं आएंगी। हम सूबाई असेंबली करना चाह रहे हैं, हम सूबाई असेंबली की बात कर रहे हैं। सूबाई असेंबली की क्या बात कर रहे हैं भाई? सूबाई असेंबली पाकिस्तान से बाहर है। इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द फेडरेशन? आर दे नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। अरे नहीं, क्यों आपको बुरी बात लग रही है कि मैंने आगे बढ़ूं ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आगे है। अच्छा, क्या वो आइन के ताबे नहीं है? ये बात कह रहे हैं कि वो कोई अजीब सी अलग चीज है। ठीक है, वो हमारे पे कोई एहसान कर रहे हैं, वो फेडरेशन पे कोई एहसान कर रहे हैं, या फेडरेशन में वो आज शामिल हुए हैं और उनके मुतालबात फेडरेशन को मानने होंगे। वो फेडरेशन का हिस्सा हैं। वो 1973 के आइन के मुताबिक आर्टिकल 1 में जो लिखा गया उसका वो पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, वो ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ हो। दुरुस्त हो गया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। और आपने कहा गवर्नर आज 2 टके का नहीं होगा गवर्नर आज, बल्कि गवर्नर आज इस मामले को और खराब करेगा, क्योंकि जब गवर्नर राज लगेगा तो गिरफ्तारियां होंगी, जब गिरफ्तारियां होंगी तो मामले खराब होंगे। 2009 की लेटेस्ट मिसाल भी है कि नहीं, अगर आपको सपोर्ट ही ना हो। वहां पे क्या हो रहा है यार, आप क्या चाहते क्या हैं, सोचते क्या हैं? देखें जी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान एंड आई विल स्टैंड विद द पाकिस्तान, I will stand with the parliament, I will stand with the constitution of Pakistan and I will oppose all those people and powers जो 1973 के आइन से बाहर जाके फैसले करने की ख्वाहिश रखते हैं। शहजाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ मामला हल करने का दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ इसे वफाक पर हमला करार दे रहे हैं। आइन के मुताबिक कोई भी सूबा अपने इमा पर खारजा पॉलिसी न तश्कील दे सकता है, न फैसला साज हो सकता है। क्या शऊरी तौर पर वफाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है, खतरनाक बात है। खतरनाक से मुराद ये है कि ये एक अजीब सी बात है कि पॉलिसी लेवल के ऊपर एक ऐसी फर्क डाला जा रहा है जो कि एक सेंटर का या फेडरल गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है उसको एक सूबा अपने तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि 18वीं तरमीम के अंदर किस किस्म की ऐसी कोई क्लॉजेस डाली गई जिसके अंदर ये कहा गया कि सूबे जो हैं ये अपने तौर पर किसी और मुल्क के साथ डायरेक्टली ट्रेड के जो रिलेशंस हैं, जो तिजारत के जो तल्लुकात हैं, तिजारती तल्लुकात कायम कर सकते हैं। सॉवरेन गारंटी तो ये वफाक की मदद चाहिए होगी सर, उसमें सॉवरेन गारंटी वफाक की है, शर्त है कि सॉवरेन गारंटी वफाक की होगी। जी जी जी, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रहा हूँ कि हाँ, उसके अंदर ये है कि सॉवरेन गारंटी, लेकिन एक सूबे को इजाज़त दे दी जाती है कि वो तिजारती तल्लुकात कायम कर सकता है। अब भारत के साथ पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नहीं करना चाहता, लेकिन एक सूबा अगर कर ले उसके साथ तो फिर तो वो सूबे फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, कई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सॉवरेन गारंटी चाहिए हर चीज़ के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि उस मुल्क के लोग ऐसे हों जिनको सॉवरेन गारंटी ना चाहिए और आपके साथ तिजारती तल्लुकात कायम करना चाहते हो, जो क्योंकि वो उनकी मांग है दूसरों की कि वो चाहते हैं सॉवरेन गारंटी या नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है कि 18वीं तरमीम को जिस किस्म की आपने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। एक तो ये बात है क्योंकि सूबों को इतना ताकतवर बना दिया गया है, इतनी उनको ताकत दे दी गई है लीगली और कानूनी और आईनी तौर पर कि वो ऐसी इकाइयां बनते जा रहे हैं जो कि कहते हैं कि बड़ी हद तक अब कन्फेडरेशन रह गया पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है,
टीटीपी हो, सॉरी अली अमीन गंडापुर हो या कोई और हो, जिस किस्म की गुफ्तगू मर्जी कर ले, पाकिस्तान की अफवाज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, छावनियां हैं, गैरिजन हैं, वहां पर एक जंग लड़ी जा रही है और पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए लड़ रही हैं। तो कोई माइका लाल इस किस्म का प्रेशर ये या इंप्रेशन क्रिएट ना करे जो कि ये कहे कि पाकिस्तान खुदा न खासा टूटने के करीब जा रहा है। तो खतरे वाली बात क्या है? खतरे वाली बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर ने, एक बड़े अहम सूबे के चीफ मिनिस्टर ने पॉलिसी से मुबर्रा होकर आगे बढ़ के अपनी पॉलिसी करने की बात की है। तो ये वो एक वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को कि ये मैं इस रास्ते पे भी चल सकता हूं। क्या वजह है कि वो ये कह रहा है? आई मीन पुलिस की स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें साथ साथ हैं। टीटीपी एक अलहदा पसंद जमात है, ना पीटीआई ना अली अमीन अलहदा पसंद है, ना होना चाहिए ना हो सकता है। करके भी देख ले तो नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले। लेकिन ये यहां तक पहुंचे क्यों है? जरा इसके ऊपर भी नजर मारनी चाहिए कि क्या चीज है जो इसको खींच के वहां तक ले गई है। अली अमीन ही चाहे बातें कर रहा हो या उस सूबे से आवाजें आ रही हो या उस सूबे की असेंबली में ये बातें की जा रही हो, तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि कहां पे हमारी सियासत के अंदर वो खलल आया है, वो ऐसा एक अंदाज आया है कि जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि दीवार के साथ लगने पे मजबूर कर दिया। तो अगर इसका कोई हल है तो गवर्नर राज नहीं है। गवर्नर राज तो लगा के देख लिया था हमने कोई बलूचिस्तान के अंदर। आज जो बलूचिस्तान का हाल है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने का गवर्नर राज लगा हुआ, आज तक बलूचिस्तान संभल नहीं पाया उस वक्त से। और उसकी बुनियाद वहां पे शुरू होती है जहां पर हमने गवर्नर राज लगा के वहां पे इस किस्म का माहौल बनाया, जहां पर सियासी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया और उनको खत्म करके एक असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया वहां पे। उसका इलाज बाद में आज तक हम ढूंढते फिर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि किसी असेंबली को डिसॉल्व करना, किसी गवर्नर राज को लेकर आना, इसका हल नहीं है। हल वही है, मैं एग्री करता हूं इफ्तिखार साहब से। हल क्या है? जहां पे स्टील ऑन स्टील आपस में जो टकराव इस किस्म का होता है, उससे कभी कोई चीज, कोई शख्स बचता नहीं है, जीत नहीं सकता। आपको अगर कोई चीज जीतनी है तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी लगानी है। सेंटर में आज पार्लियामेंट में पीटीआई मौजूद है, उस पीटीआई को अपने साथ मिलाइए और उस पीटीआई के थ्रू उस सूबे को, सूबे की लीडरशिप को, उनको अपने साथ, उनको कंट्रोल करने का रास्ता मौजूद है। मेरे ख्याल के इतने एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत है और ना ही खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई खतरा होने जा रहा है या जा सकता है। ठीक हो गया। ज़ैनब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब अफगान पॉलिसीज को खतरनाक करार दे रहे हैं जो इमरान दौर में जनरल फैज की तरफ से बनाई गई, मगर साथ ही जब वो ये कहते हैं वो अब खुद बात करना चाह रहे हैं, तो फिर से जनरल फैज की अफगान पॉलिसी प्रो तालिबान का क्या भरपूर नफाज के लिए वफाक को ललकार रहे हैं वो? आयशा, आप मुझे ये बात बताइए कि सूबे को जाकर अफ़गानिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। क्या जिरगों को जाके बात करनी चाहिए? क्या मौलवियों को जाके बात करनी चाहिए? क्या 2 साल तक हमने अफ़गानिस्तान के साथ अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, तालिबान के साथ अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी मौलवियों और जिरगों के ज़रिए से चलाने की कोशिश नहीं की? तो एक कलामी की माजरत, अगर कोई भी करेगा बात, कोई भी कर सकता है, कोई भी शख्स हो, मगर रियासत और हुकूमत की तौसीक के साथ ही करेगा ना, उनके मैंडेट पे करेगा। जी वो कह रहा है कि मुझे भी जी वो पहली बात यही कही है कि मुझे भी कह के भेज के देख लो। सर वो कहते हैं मैं ऐलान करता हूं कि मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो, मैं बहसियत सूबा अफगानिस्तान से बात कर रहा हूं। वो बहसियत सूबा नहीं, वो बहसियत पाकिस्तान बात कर सकते हैं। जी मैं कह रहा हूं, मौलवी भी यही कह रहे थे हम बात करते हैं, जरगे वाले भी कह रहे थे हम बात करते हैं, उसे कहे जाके करो और पूछो तालिबान से उनको क्या तकलीफ है, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो 2 साल तक हर रियायत दी अफगानों को, वेरी वैलिड, बॉर्डर खोल दिए, खुली स्मगलिंग कर लो, लोगों को आने दिया, टैरिफ्स उठा दिए, क्या नहीं किया। फिर उसके बाद हम पे प्रॉक्सी जंग मुसल्लत की गई, तो ये जाएं और जाके पूछें कि भाई क्या चाहते हो तुम, जो हमारे साथ जंग चाह रहे हो, तो इस जंग को बंद करने के बदले में कौन सा भत्ता चाहते हो? क्या तुम स्मगलिंग को खुला करना चाहते हो? $5 बिलियन की स्मगलिंग चाहते हो, हमारी पोर्ट से मंगवा के वापस हमें 7 बिलियन की चाहते हो, 10 बिलियन की चाहते हो? क्या तुम फाटा पे कब्जा करना चाहते हो या अटक तक का इलाका तुम्हें दे दें? क्या तुम चाहते हो कि बिल्कुल हम बॉर्डर खोल दें, 1 करोड़ अफगानों को यहां आने दें? चाहते क्या हो? पाकिस्तान का तो सिर्फ एक मसला है कि पाकिस्तान पर प्रॉक्सी वार बंद करो, यहां टीटीपी को भेजना बंद करो। अफगानिस्तान बताए उसको क्या चाहिए, मुझे तो पता नहीं है। ये जितने जिरगे गए हैं, मौलाना भी तो ये कह रहे हैं मैं मसला हल कर आया था। भाई मसला तो सिर्फ एक है, मसला है टीटीपी, जिसके जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान से जंग कर रहा है। तो क्या मौलाना उसको हल कर रहे थे?
मौलाना नहीं कर रहे थे तो इसको भी भेज दें, जाके हल कराए। अफगानिस्तान मगर बेगम साहब, जब मसला किसी से भी हल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई भी जिरगा, कोई भी मुज़ाकरात, कोई भी गुफ्तगू नतीजा नहीं दे रही, तो फिर इन्होंने जाके क्या कर लेना है? इनकी तो हुकूमत रही, तो इनकी तो हुकूमत रही ना 4 साल, 4 साल हुकूमत रही, पॉलिसी तो करने देना। मैं तो कह रहा हूं ना, कर लेना, उसे डेयर करे ना। मैं तो कह रहा हूं कि डेयर करें। जो भी कहता है मौलाना कहते हैं, मौलाना फरमा रहे हैं ना, उन्हें क्या हजूर कर दें, हमारा तो सिर्फ एक मसला है, हम तो अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ना हम प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, ना हम तंग कर रहे हैं, तो वो क्यों तंग कर रहा है? ठीक है, तो जो भी करना चाहता है मैं कहता हूं जाके कर ले। मसला सिर्फ एक है कि टीटीपी के जरिए पाकिस्तान पर हमला, जो भी कहता है मैं हल कर सकता हूं, उससे कहे जी सत बिस्मिल्लाह, तुम्हें बस पे भेजें, तुम्हें कार पे भेजें, तुम्हें हेलीकॉप्टर पे भेजें, तुम्हें जहाज पे भेजें, जाओ, ठीक है, जाके कर लो बात। कोई मसला तो ऐसा है ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या देना है, आप मुझे बताइए, पूछ लें उनसे क्या चाहिए जवाब में। तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं है जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन दूसरे अमूर पर आ रही है। हमें ये देखना होगा कि अवाम के नुमाइंदे और रियासत के इदारे, इनमें टकराव, इससे ज़्यादा खौफनाक बात कोई नहीं होती। सही, ये पाकिस्तान में पहले हो चुकी है। वो भी एक सतून है, और रियासत का वो भी एक परमानेंट जो सतून है, वो भी बहुत अहम सतून है। ठीक, हमें देखना चाहिए, इस वक्त सोचना चाहिए। इसी तरह एक फेडरेटिंग यूनिट और फेडरेशन के दरमियान में टकराव, ठीक है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो अगर एक आदमी कम अकली पे उतरा है, इमोशनल बात कर रहा है, तो हमें उससे भी आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि उसकी बातों में से हम वो मतलब निकाल दे जो उसने कहा भी नहीं है। वो सेपरेटिज्म नहीं कर रहा तो हम उसके सर पे सेपरेटिज्म ठीक हो गया ज़ैगम साहब। वो बगावत नहीं कह रहा तो हम उसकी बगावत थोप दें। मेरा ख्याल है ठंडे अंदाज में हुकूमत को अहम किरदार अदा करने की जरूरत है। इस वक्त मसला क्या है? मसला ये है कि मुंतखब हुकूमत जो है वो मजीद तीली लगा रही है, वो मजीद जो है वो तेल फेंक रही है, क्योंकि वो अपना सर्वाइवल इसमें समझती है कि पीटीआई और इदारों के दरमियान में झगड़ा हो, झगड़ा बढ़े। वो बिल्कुल नहीं चाहते ये मसला हल हो। दुरुस्त हो गया। बताइए कोई तरीका है कि एक जलसा हो गया तो जलसे के बाद जो है 2 घंटे लेट क्यों हुए? आप बंदे उठा रहे हैं, आपने 1 साल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमतों को करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ हुकूमतें मुस्तकिल मिजाजी से यही किरदार अदा करती हैं। ये बात आपकी ठीक है, मगर अब जब कम अकली की बात कर रहे हैं, मगर हमाद साहब एक चीफ मिनिस्टर है, तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है, कोई कम अकली की गुंजाइश खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में बचती है कि सीएम कम अकली का इस्तेमाल करे? आपने जो तकरीर कर ली, मगर उसके बाद अगले दिन खड़े होकर फिर एक उसी किस्म, बल्कि उससे आगे जाके तकरीर करें। ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बजाय मजीद वायरस ज़दा हो रहे हैं। कहाँ कम अकली हो रही है? इसका कम अकली से कोई ताल्लुक नहीं है। शुरू में बात हुई इरादतन हिकमत अमली की भी। इसका वक्ती इश्तिआल और गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं कि उन्होंने जलसे की ज़बान बोल दी थी। पहले दिन हमने सुना ना, दोस्त हमारे कह रहे थे जलसे की अपनी ज़बान होती है। 10 MNAs ने ये बात कही, दिफा किया कि भाई ये ज़रा जलसे की एक अपनी ज़बान होती है, जलसे की ज़बान। जेल से बानी पीटीआई ने भी दिफा किया। जी, उन्होंने भी किया, और उन्होंने कहा हम सारी तकरीर ऑन करते हैं। उसके बाद करारदाद तो गुस्से में पास नहीं की जाती ना। उसके बाद आप खारजा उमूर अपने हाथ में ले लें, ये गुस्से में तो नहीं किया जाता। ये कम अकली की बातें नहीं हैं। ये हम समझते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं ये खुद ही गुफ्तगू फरमा रहे हैं सारी। क्या वो एक अथरा, यानी बालों वाले इस तरह वो एक हीरो, वो ये गुफ्तगू खुद ही करते जा रहे हैं मौला जट बन के? ऐसा तो नहीं होता। मेरे ख्याल ये सादगी की बात होगी। और वो जो कह रहे हैं ना कि वहाँ पर क्या उनसे चाहिए, तालिबान से हम क्या मांगे जाके, वो तो उन्होंने खुद बताया कि हम क्या मांगे। उन्होंने कहा है कि हमारे सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए हम अफ़गान तालिबान की मदद चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। ये उनके वाज़े अल्फाज हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे हज़ारों लोग मार दिए, हमारे मासूम शहरी मार दिए, हमारी फोर्सेस के लोगों को शहीद कर दिया, उनसे जाकर वो कह रहे हैं कि हमारे सूबे में तशरीफ़ लाइए और यहाँ आकर अमन व अमान कायम कीजिए। अनप्रेसिडेंटेड गुफ्तगू की उन्होंने। इससे पहले किसी कौम परस्त ने भी ये गुफ्तगू नहीं की थी। हमने मैंगल्स को भी देखा, बुख्तीज़ को भी देखा, नैप को भी देखा, हमने सबको देखा। किसी ने आज तक इस तरह की गुफ्तगू नहीं फरमाई। चीफ मिनिस्टर ने एक जिम्मेदार पोस्ट पे होते हुए जो गुफ्तगू इन्होंने की है, और मुसलसल करते चले गए वो इन दिनों में, और एक उन्होंने तमहीद बांधी और आगे बढ़ रहे हैं। ये एक साफ बात समझ में आती है। ही हैज़ द ब्लेसिंग्स, उनके पास ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस किस कुव्वत की ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, लेकिन जो उनके पार्टी में लोग हैं उनको उसकी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, तभी वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। उनकी गुफ्तगू ओन की जा रही है। वो क्या कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद का ऐलान करते हैं विफाक के ऊपर, ये उन्होंने कहा है। आप इसे संगीन सूरत हाल कहते हैं, तशवीशनाक कहते हैं, नहीं, ये आई थिंक इट इज़ यूफेमिज्म टू कॉल इट एज सच। ये ज़्यादा एक अजीब बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि हम इदारों पर अदम एतमाद करते हैं, हम पार्लियामान पे अदम एतमाद करते हैं, हर तरफ उन्होंने हर एक को, के पास क्या ऑप्शन है जी, सबको उन्होंने लपेट में ले लिया कि हम सबके ऊपर अदम एतमाद करते हैं। इसके बाद उनकी क्या ऑप्शन है, आप पहले ये देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, इसकी अगली मनाजिल क्या होती हैं। ये सफ़र तो हमने पहले भी देखा हुआ है, दोस्त अभी जिक्र भी कर रहे थे, अलहदा करेंसी इसके बाद एक जिक्र होता है, फॉरेन रिजर्व्स हम खुद रखेंगे, अपनी फ़ौज होती है, चाहे उसे मलेशिया का नाम दे दिया जाए। आपको ये मालूम है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो 6 निकात थे उसमें खारजा उमूर एज सच शामिल नहीं था जो ये तकाजा कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा था कि तिजारती मुआहदों की हमें सहूलत फराम की है, जो 18वीं तरमीम का हमने जिक्र भी किया। ये कह रहे हैं कि अमन व अमान मेरे मुल्क में आकर कायम कर दो। ये अफ़गान तालिबान से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में आकर अमन व अमान कायम कीजिए। ये एक सारी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है। हमने सुना था कि ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है कोई CPAC के हवाले से, हमने सुना था कि ये IMF आपको इस तरह कर्जा नहीं देगा, ये तो ये सारी चीज़ें अब हमें इकट्ठे होकर होती हुई नज़र आ रही हैं एक वक्त में। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस बात करेंगे हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज क्या कामयाब हो पाएगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इत्तलात के मुताबिक तवज्जो का मरकज बनने वाला आईनी पैकेज एग्जीक्यूटिव को आला अदलिया के जजेस की तकर्री, तयनाती और तबादले के अमल में कुछ इख्तियारात फराहम करेगा। हुकूमत ने मुजव्वज़ा तरामीम पर चुप साध रखी है। ताहम ज़राए के मुताबिक इस पैकेज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक़ तरामीम का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि आर्टिकल 179 में तरमीम भी की जा सकती है ताकि चीफ जस्टिस को अपने ओहदे पर ज्यादा देर तक बरकरार रखा जा सके। बहुत से कानूनी माहिरीन जजेस की तकर्री के मौजूदा कानून को इत्मीनान बख्श समझते हैं। दूसरी जानिब कई हल्के इन तरामीम की हिमायत कर रहे हैं। मतलूबा कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार हैं और हुकूमती इत्तेहाद के पास 12 वोट कम है। यहाँ तक कि अगर मौलाना मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत कर देते हैं तब भी हुकूमत को कौमी असम्बली में मजीद 4 वोटों की जरूरत होगी। ताहम JUIF की हिमायत के साथ सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें तो आईनी पैकेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से अभी भी अगर मगर का सिलसिला जारी है। मौलाना ने आज ही कहा है कि इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, मुल्क के लिए नहीं। एक्सटेंशन का अमल हर इदारे में गलत है। अगर यह हक है तो पार्लियामेंट को भी इसका हक है। हम अपोजिशन हैं और गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे, मगर इसी तकरीर में अदालती इस्लाहात का भी मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना का कहना है कि तस्लीम करना चाहिए कि अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। हुकूमत को कहूंगा अदालती निज़ाम में इस्लाहात लानी जाए। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए अलग अदालतें बनाई जाएं? मुल्क में अंग्रेज दौर का अदालती निज़ाम चल रहा है। एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। इन बातों से साबित हो रहा है कि मौलाना ना खुलकर ना कर रहे हैं और ना ही हाँ। एक मंझे हुए सियासतदान के तौर पर मौलाना अच्छी तरह से जानते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के लिए हुकूमत को नंबर गेम के लिए ही नहीं बल्कि PTI जैसी हॉकिश अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए भी मौलाना का साथ चाहिए। यही वजह है कि मौलाना इस सूरत हाल को ज्यादा से ज्यादा अपने हक में इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये सूरत हाल 2 सवालात को जन्म दे रही है। पहला, क्या हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए खुशाइन साबित होगा? और दूसरा, इस पैकेज की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत को मौलाना के कौन कौन से नाज नखरे उठाना पड़ेंगे? पैनल के लिए सवाल। हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज, PTI जैसी अपोजिशन, आला आईनी इदारे के अंदर से मुखालिफत का इम्कान, वकला और मीडिया की मुनक़सिम राय, क्या पार्लियामेंट अहम आईनी पोजीशंस पर अपना इख्तियार हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? ज़ैगम साहिब, जो हुकूमत करना चाह रही है 18वीं तरमीम में ना हो सका, 19वीं लाए और अपने हाथ से बहुत कुछ दे बैठी, क्या अब कर लेगी वो सब? उस वक्त जो कुछ किया था और जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल गए थे, उसके पीछे भी सियासी मकासद थे। और इस वक्त जो कुछ PMLN और PDM करना चाह रही है, इसका मकसद भी रिफॉर्म नहीं है। इसका मकसद भी आला अदालतों को मैनिपुलेट करना है। और एक ऐसे वक्त में जब इतनी ज़्यादा टेंशन है, जब पार्लिमान की कुव्वतों के अपने अंदर इतना ज़्यादा टकराव है, जिस वक्त हुकूमत की साख और वो हुकूमत जिस इलेक्शन से आई है उसकी साख इतनी कम है, उस वक्त इतने बुनियादी रूल्स ऑफ द गेम में तब्दीली, उस वक्त
आइन के उन हिस्सों में तब्दीली जो निज़ाम इंसाफ के आला अदालतों से मुतल्लिक हैं, किस कदर ख़तरनाक हो सकता है आप तसव्वुर कीजिए। 2 रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अमेरिका में 1937 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने 9 से 15 जज करने की कोशिश की थी और वो नहीं कर सके थे, उसकी अपनी पार्टी ने नहीं करने दी थी कि तुम इस तरीके से आला अदालतों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और 150 साल से 9 की 9 ही तादाद है, क्योंकि एक बुनियादी बात है, एक पूरा पिलर खड़ा हुआ है वहाँ, आप उस पिलर की हैयत चेंज करने लगे हैं अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। इस वक्त इतना झगड़ा है कि जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अभी हम बात कर रहे हैं और ये बुनियादी तौर पर 2 सियासी कुव्वतों का झगड़ा है ना जी। ये सियासी झगड़ा ही है ना जो मरकज़ और एक फेडरेटिंग यूनिट के दरमियान झगड़े की शक्ल ले चुका है, जो इदारों और एक पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान झगड़े की शक्ल ले चुका है। सही। तो आप इसमें कितना मजीद पेट्रोल डालना चाहते हैं? ठीक हो गया। इस वक्त की पार्लियामेंट कौन सी क़यामत ढाल आएगी, कहाँ से आई है ये? भाई थोड़ी सी रायतें दे देगी तो गुस्सा कम हो जाएगा ना, कुछ मामला सेटल डाउन हो जाएगा ना। तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, तहम्मुल करें, ये काम ना करें। ये काम बहुत खतरनाक पड़ेंगे। और मौलाना को चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए NWFP की, मुझे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी नहीं चाहिए, मुझे 4 वजारतें नहीं चाहिए, तुम ये काम ना करो। मौलाना को ये कहना चाहिए। इफ्तिखार साहब, हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज है, मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत लाजिम है, नंबर्स के साथ साथ वैसे भी कि वो खड़े होकर कहें कि वो ये चाहते हैं हो जाए, मगर उनकी तकारीर मैंने भी सामने भी रखी है, आज के भी हवाले दिए, ज़ूम आईनी तकारीर हैं, क्या करना चाहिए? ये उनकी हाँ बता रही है या ना बता रही है हुकूमत? वो इंग्लिश का एक मुहावरा कल हमारे दोस्त जैगम साहब ने बताया था, वो खरगोश का कुछ था, वो वैसा ही मामला है मौलाना फजल रहमान के लिए। मुझे वो चौंका फ़िक्रा पूरा आता नहीं है, तो खरगोश मुझे याद रहा है, तो वो वैसे ही अपना फजल रहमान का शिकारी और खरगोश है। बारगेनिंग कुछ हाँ ऐसे। अब बात बार बार की जाती है साख की, इंतखाबात की। मुझे आज ये बात भी कर लेने दीजिए। अच्छा। साख सिर्फ हुकूमत के ही पर नहीं आती, साख उन लोगों पर भी आती है जो अपोजिशन के बेंचों में बैठे हैं। इस इलेक्शन ने सिर्फ हुकूमत ही पैदा नहीं की, या हुकूमत को इक़्तिदार नहीं दिया, उन लोगों को भी इक़्तिदार में लाके बिठाया है पार्लियामेंट के अंदर, जो बड़ी बड़ी ज़बानों से पाकिस्तान के मफादात से बाहर जाके भी बात करने को तैयार बैठे हैं। हमें साख की ये बात करनी है तो फिर ये भी देखना होगा कि वो किस चीज़ की पैदावार हैं, वो किस इंतखाब की पैदावार हैं। वो क्या इंतखाबात मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में हुए? आप ये कहना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो जो इलेक्शन है वो बिल्कुल साफ सुथरा हुआ, और बाकी जहाँ पे लोगों ने वोट डाले, कतारों में खड़े हुए सारा दिन, वहाँ पे इंतखाबी जो नतीजे आए उनकी साख और है? ठीक है। नहीं माय डियर सर, पाकिस्तान में जो इंतखाब हुआ उसकी साख एक है। ठीक है। और जिस किसी को भी उसकी साख के खिलाफ एहतजाज करना है, उसके लिए आईने पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन के नीचे कवानीन बने हुए हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक मेरी अगर इत्मीनान नहीं तो फिर पाकिस्तान में उनको इत्मीनान नहीं है। आप ये कहना चाहती हो? मैं नहीं कह रही। आपने मुझे फिक्रा दिया है, नहीं आप फिक्रा दे रही हो। उनको इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं, उनको पार्लियामेंट पे इत्मीनान नहीं, उनको पाकिस्तान की गवर्नेंस पे इत्मीनान नहीं, उनको नहीं आप प्लीज नो प्लीज, ये गलत रवैया हम अख्तियार कर रहे हैं, हमें बात खुल के करनी होगी। उनको किसी चीज़ पे इत्मीनान नहीं, तो फिर हम क्या करें? ठीक है, ब्रेक लेते हैं। नहीं आप ब्रेक क्यों लेती हैं? आप बताएं कौम को कि एक ऐसा मसला पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक धड़ा पाकिस्तान के तमाम इदारों पर की साख को दांव पे लगाना चाहता है। ठीक है, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हमाद साहब और शहजाद साहब इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, अदलिया ने 18वीं तरमीम को आईनी हैसियत को इस तरह तस्लीम किया कि 19वीं के साथ मशरूत किया और पार्लियामान को पीछे हटना पड़ा, वो इख्तियार छोड़ना पड़ा। अब वो इख्तियार वापस अगर लेना चाह रही है पार्लियामान, अदलिया के अंदर से किस्म की आईनी या कानूनी मुज़ाहिमत सामने आ सकती है आपके ख्याल में?
देखिए, एक तो 18वीं तरमीम के बारे में मेरा तो बहुत देर से ये रवैया है कि और ख्याल है कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ख़त्म करना चाहिए, नहीं, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारा तजर्बा भी बहुत हो चुका है उस तरमीम के साथ, और बहुत सारे उसके अंदर ऐसे लोज हैं जिनको करेक्ट करना है या लूप होल्स हैं जिनको ठीक करना चाहिए। उसमें 19वीं तरमीम भी शामिल हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, उसको किसी और तरीके से हल किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमतें आला अदालतों को अपने ज़ेर क्यों करना चाहती हैं? क्या वजह है कि अदालतों को अपने नीचे करना चाहती हैं? यानी जब किसी रियासत का या किसी भी एक जमहूरी निज़ाम का जो एक बुनियाद है वो बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर है, जिसके 3 फरीक हैं उस बैलेंस ऑफ पावर के अंदर, और सबकी अपनी अपनी अलहदा हैसियत है, और उसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर आता है रियासत के अंदर, उसको हम क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं? उसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? हम क्यों किसी का पलड़ा भारी करते हैं? हम वो बैलेंस क्यों अपनी जगह पे कायम नहीं रखना चाहते? और अगर अदालतों ने जो उनकी जो हैसियत है, आईनी हैसियत है, चाहे वो 18वीं तरमीम की वजह से या 19वीं तरमीम की वजह से है, तो फिर वो पाकिस्तान के आइन में से निकली है ना। उस आइन को बेशक आप रिव्यू कर सकते हैं अगर आपका ये तजर्बा है कि इससे मामलात अच्छे नहीं हुए, लेकिन सोच का अंदाज है ना, सियासत का अंदाज है, जो आजकल की सियासत है उसके अंदर बहुत सारे और पहलू निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह जायज़ है जो मौलाना फजल रहमान ने उठाया, वो ये उठाया, उन्होंने कहा कि आइनी इस्लाहात या अदालती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए अज़हद ज़रूरी हैं। मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अब देखिए, पहले सवाल के साथ मैं इसको मिलाता हूँ कि इसका तरीका क्या होगा। इस वक्त आपके पास पीटीआई ऑपोजिशन के अंदर बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरीके से 2010 के अंदर आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई ऑन सिक्योरिटी, और के जो थे हमारे चेयरमैन सेनेट उनके नीचे रजा रबानी साहब के नीचे, जिसमें तमाम लोग शामिल थे नेशनल असेंबली के, सेनेट के, उन सबको मिला के एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, और उसने 18वीं तरमीम और उसके बाद फिर बाकी मामलात के ऊपर आपको एक लाया अमल दिया जो कि आज तक कायम है। उसको दुरुस्त करने की जरूरत बेशक अपनी जगह मौजूद है। यही तरीका आज अपनाना चाहिए आईनी और अदालती इस्लाहात के बारे में। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हथेली पे सरसों कल ही जम जाए, क्योंकि हमारा उससे मफाद जुड़ा हुआ है, तो वो गलत रास्ता है। ठीक है, आप इन हालात के अंदर जहां इतनी पोलराइज सियासत है, उनको इकट्ठा करें, और अगर आप ये कर लेंगे, उसमें बिठा लेंगे पीटीआई को पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, तो फिर वहां पे आपको जो खैबर पख्तूनख्वा से परेशानी की खबरें आती हैं उनको भी काबू किया जा सके। ठीक हो गया। हम आप सब एक तो इसको जरूर मैं चाहूंगी आप कमेंट कीजिएगा। एस्टैब्लिशमेंट हमारे पहले से मौजूद है, मौलाना की मिल जाए, मगर फिर भी अदलिया से, मीडिया से, वुकला से, सिविल सोसाइटी से मुखालफत सामने आ सकती है। अभी तक तो बड़ा टाइट लिप्ड है गवर्नमेंट इस मामले को लेकर। क्या मंजूर करवा लेना आसान होगा? ये कहिएगा। जो शहजाद साहब ने नुक्ता छोड़ा पीटीआई को पार्लिमानी फोरम पर शामिल करना, आज तक के मामले में वो अभी तक दिखते नहीं है हुकूमत के साथ चलते, जो उनका करैक्टर है पिछले 8-10 साल से पार्लियामान के अंदर। वो तो मेरे ख्याल उसूली बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। मेरे ख्याल इससे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं करता। नहीं, तो चलते नहीं है ना, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो फिर हल कैसे होगा? उसमें जो रुकावटें आती हैं, जो रखने पड़ जाते हैं, वो हम सब जानते हैं, हमें मालूम है। लेकिन वो एक उसूली बात कर रहे हैं कि एक अपनी मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। एक दफ़ा हारिए, दोबारा कोशिश कीजिए, जैसे कि हो भी रही है। आप देख रहे हैं कि स्पीकर पर मुसलसल वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर मुसलसल अपनी ज़बान जो है उसको सुलहजुई से, वो लीडरशिप मैंडेट के साथ मौजूद नहीं ना होती है, उनकी से नहीं है। पहले हो चुका सर, तब वो जमात नहीं थी ना पीटीआई की। अगर मैं बात करूं जब से वो पार्लियामान के अंदर आई, आप दोनों मिलकर मेरा वक्त ना। अच्छा जी प्लीज। मैं बैलेंस ऑफ पावर की बात हुई, मैं उसके बारे में 2 फिक्रे बोलना चाहता हूं। बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर करने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ख़राब हो चुका है। ये चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में जिन फैसलों का हम जिक्र करते हैं और जिसके बाद ये अपॉइंटमेंट का ये तरीका आया जजेस की, वो हम यही तो बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आप दुनिया की किसी जुडिशरी में ऐसा नहीं देखेंगे कि जजेस खुद ही लगाएंगे, हम खुद ही निकालेंगे, और जुडिशरी खुद ही अपनी तनख्वाहें मुकर्रर करेगी और ख़ुद ही अपनी पेंशन्स मुकर्रर करेगी और तनख्वाह और पेंशन एक जितनी रख लेगी। और ये सारी जो बातें हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता किसी जमहूरियत में, और मेरा ख्याल है इसके लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। अच्छा, 2 फिक्रे आप ज़रा फजल रहमान साहब के बारे में भी हो जाए। मेरा ख्याल फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, आपने जैसे कहा ना, मंझे हुए सियासतदान हैं और ज़ीरक हैं और सैकल हो चुके हैं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन बॉटम लाइन उसकी ये है कि वो कहते हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है और जुडिशल कमीशन जो है, ये मिलकर इस्लाहात करे, और उसमें एक अहम तरीन बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सीनियरिटी नहीं, अहलियत की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो इससे आप समझ जाइए कि जो सदर साहब की मुलाकातें थी, कि वो हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं आईनी पैकेज पे।
आप समझ गए ना, मैंने कहा मैं भी समझ जी, वो कह रहे हैं, वो हुकूमत, जो मैं यही कहने जा रहा था कि जो जरदारी साहब से उनकी मुलाकातें हुई और जो वज़ीर आज़म साहब से हुई, वो फल ला रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लाहात आनी चाहिए, इस्लाहाती पैकेज आना चाहिए, और ये दोनों चीज़ों को मिलाकर, यानी जुडिशल कमीशन हाँ कर देंगे, मतलब जी वो हाँ कर देंगे। हाँ। ये कज़िया कैसे शुरू हुआ? दो फिक्रे सिर्फ। वो कहते हैं, ऑपोजिशन कहती है कि ये जज साहब जब तब्दील होंगे, नए जज साहब आएंगे तो इस हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। ये एक थीसिस है जिसको मुसलसल पैडल किया गया है, और जिस बुनियाद पर ये बात कही जाती है, ये जिस बुनियाद पर कही जाती है, हुकूमत भी उसी बुनियाद पर ये सारे फैसले कर रही है। ठीक हो गया जी, हाँ कर देंगे मौलाना साहब कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।